हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो यहाँ पर आपके लाया हूँ फिजिक्स बायो का फिर से पार्ट 3, बिकॉज मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाएं। सब्जेक्टिव क्लास 10 सब्जेक्टिव का गेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सभी का, आप वहाँ पे जाकर ले लें, ठीक है। तो जीव विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे आगे सवाल। तो पिछली वीडियो में 1 से लेकर हम लोग 10 सवाल पढ़े थे, जैसे ये सवाल था, मैंने उस वीडियो में भी मैंने दिखाया था सवाल, ठीक है। आप वीडियो को लेकर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, तो मैंने आपको 20 तक बता दिया था, ठीक है। अब 21 से कुछ 30 सवाल है, यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, ओके। तो यहाँ तक ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये सवाल यहाँ से पहला सवाल यहाँ पे है। 21वां सवाल पढ़ते हैं, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। देखिए, अपमार्जकों की उपस्थिति में जलीय सूक्ष्म जीवाणु का अपघटन सरलता से नहीं हो पाता है। अपमार्जकों की उपस्थिति में जलीय सूक्ष्म जीवाणु का अपघटन सरलता से नहीं हो पाता है, जिससे वे जल में लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप यह होता है कि जलीय जीवन प्रभावित हो जाता है। फॉस्फेट युक्त अपमार्जक में शैवाल अत्यधिक वृद्धि करते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका बोला जा रहा है। तो अपमार्जकों की उपस्थिति में क्या होता है, जलीय सूक्ष्म जीवाणु का अपघटन सरलता से नहीं हो पाता, मतलब अपमार्जक का इस्तेमाल जब करते हैं तो, ठीक है। तो जो जलीय जो जीव जंतु सूक्ष्म जीवाणुओं का जो है अपघटन नहीं हो पाता है, सरलता से नहीं हो पाता है, जिसमें क्या होता है, वे लंबे समय तक जो है विद्यमान रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। परिणाम स्वरूप ये होता है कि जो जलीय जीवन प्रभावित होता है, इससे क्या होता है कि जलीय जीवन क्या होता है, प्रभावित होता है। फॉस्फेट युक्त अपमार्जकों में शैवाल अत्यधिक वृद्धि करते हैं, और जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, मुकुलन क्या है। देखिए सवाल इंपॉर्टेंट है, मुकुलन क्या है। यहाँ पे 21 से 23 हो गया, ओह माय गॉड, एक मिस्टेक हो गया, सीरियल नंबर 1 गड़बड़ा गया, ठीक है, 22वां गड़बड़ा गया। कुछ प्राणी अपनी पुनर्जनन के लिए कोशिकाओं का उपयोग करते हैं, है ना। कुछ प्राणी जो है अपने जैसे संतान पैदा करने के लिए कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। जैसे हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित होता है। ये कैसे होता है, हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन होने, कोशिका जो विभाजन होता है ना, इसके कारण क्या होता है ना, एक उभार विकसित होता है। अब देखेंगे हाइड्रा का फिगर इस तरह से, तो साइड में ऐसे ऐसे निकल जाता है, ठीक है। यह उभार मुकुल वृद्धि करता है। ये जो निकलता है ना, ये जो निकल रहा है, इसको मुकुल बोलता है। क्या बोलता है, मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है। अब ये जो हाइड्रा, जो एक बड़ा सा हाइड्रा था, अब यहाँ से ये मुकुल निकला, यहाँ से एक निकला, इधर से, तो ये जो छोटा छोटा निकल रहा ना, ये एक समझ लो इसका संतान निकल रहा। अब ये बड़ा जब होता है तो टूट के फिर अलग हो जाता है, फिर एक बड़ा सा बन जाता है, और फिर इससे से निकलता है, मतलब सब ऐसे जीवन इसका चलते रहता है। तथा पूर्ण विकसित होता है तो जनक से क्या होता है, जनक बोले तो जो पहले वाला था, जिसकी माँ बोले, अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है, एक अलग से जीव बन जाता है। मतलब कि कुछ प्राणी पुनर्जनन के लिए कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। हाइड्रा कोशिकाओं के नियमित विभाजन होने के कारण, मतलब विभाजन होता तभी तो बनता है ना, विभाजन होने के कारण एक स्थान पर उभर निकल जाता है। या जो उभार होता है, ये मुकुल कहलाता है। क्या कहलाता है, मुकुल कहलाता है। इन्हीं मुकुल से नन्हे जीव में, ये जो मुकुल होता है वो नन्हे जीव में बदल जाता है, और जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो क्या होता है, ये जनक से क्या होता है, अलग हो जाता है। ये है मुकुलन विधि। उत्सर्जन क्या है, मानव के 2 प्रमुख प्रमुख अंगों के नाम बताना है, मतलब उत्सर्जी अंगों के नाम बताना है। किसी सजीव के शरीर के अंदर उपस्थित अनावश्यक पदार्थ को उसके शरीर से विभिन्न अंगों के द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन एक क्रिया है, मतलब शरीर के अंदर किसी भी सजीव हो, उसके शरीर के अंदर जो अनावश्यक पदार्थ, मतलब बेकार, जो किसी काम के लायक ना हो, बेकार का जो पदार्थ है, वो जो है शरीर के विभिन्न अंगों से, जो अलग अलग अंग होते हैं, उन अंगों से उस बेकार पदार्थ को निकालने की जो काम किया था, जो क्रिया किया था, उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। जैसे कि जैसे विरिक बोल सकते हैं, विरिक है ना, त्वचा, मूत्र मार्ग, ये सब क्या होता है, इससे शरीर के अनावश्यक अंग से, अनावश्यक जो पदार्थ है शरीर के अंदर, क्या होता है, इस अंग से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस तो ये तो हो गया उत्सर्जित अंग का नाम हो गया। अगर उत्सर्जित पदार्थ का नाम बोले तो आपको पता है, जैसे पसीना हो गया, मूत्र हो गया, मल मूत्र, ये सब क्या हो गया, उत्सर्जित पदार्थ हो गया। और अंग जो हो गया, जो उत्सर्जन करता है, जो अंग, ठीक है। चलिए आगे सवाल है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
जैसे कि बॉडी में, हमारे बॉडी में कैसे होता है उत्सर्जन, इसमें भी होता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पौधे के मूल की चोटी तक लगातार, मूल समझ रहे हैं, जड़, मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रभावित होती है। मतलब जो जड़ है, ये पौधा है, और इसके जड़ से जो ऊपर जो चोटी है, तो मूल से चोटी तक जो लगातार जो जल की धारा प्रवाहित होती है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रभावित होती है। यह खनिज अवशोषण और परिवहन में भी सहायता करता है। जाहिर बात, खनिज का अवशोषण भी करता है और उसका परिवहन भी करता है। इसके अलावा यह पौधे के तापक्रम संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करता है। कौन? वाष्पोत्सर्जन विधि जो है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया है, ये अवशोषण की भी मदद करता है, परिवहन भी करता है, पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है। पौधे का जो तापक्रम है ना, टेम्परेचर जो होता है, उसको संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो यही है वाष्पोत्सर्जन। क्लियर है, समझ में आ गया? मतलब वाष्पोत्सर्जन जो पौधे में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। और जो चोटी बोले तो ऊपर फुलंगी जिसको बोलते हैं, अब मूल होगी जड़, तो जड़ से फुलंगी तक जो है ना, ये जो जल की धारा जो प्रवाहित होती है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही प्रवाहित होती है। अब ये क्या करती है? खनिज का अवशोषण भी करती है और परिवहन भी करती है। और बताया क्या जा रहा है कि इसके अलावा क्या ना कि ये तापक्रम, जो पौधा का जो टेम्परेचर है, उसको भी कंट्रोल करता है। इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। परागन किसे कहते हैं? वर्षा होने पर परागण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? परागकणों के परागकोश से निकलकर, परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प कागर तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। मतलब कि समझ रहे ना? तो मतलब ये बोला जा रहा, परागण का मतलब ये हुआ कि जब क्या बोलते हैं, जब किसी पौधे का अगर परागकोश से निकलता है तो उसी पुष्प के पौधे में पहुंच जाता है, जो वर्तिकाग्र तक जो परागकण पहुंचता है, उसको क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं परागण क्रिया हो गया। ठीक है, पौधों में ऐसा होता है, जो परागकण जो है, परागकोश से परागकण निकल कर किसी उसी पौधे के पुष्प पे जाके उस पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाता है, तो उसको क्रिया क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है, क्रिया को क्या बोलेंगे? परागण बोलेंगे। या उस क्रिया हो, उसी पौधा हो, या तो उस जाति के कोई और पौधा हो, है ना, या उस जाति के दूसरे पुष्प भी रहेगा ना, तो भी हो जाएगा। मतलब इस एक पौधा है, इसमें अगर परागकोश है, इस परागकोश से परागकण निकला, या तो इसी पौधे के फूल पे आ जाए, या तो यहाँ पे एक पौधा इससे फूल पे आ जाए, मतलब वही पौधे पे या तो दूसरे पौधे उसी जाति के। लेकिन अब गुलाब का पौधा तो गुलाब, मैं भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो गुलाब का पौधा गुलाब के ही पौधे पे जाके गिरे, तो उसको बोलेंगे परागण। जो क्रिया होगा क्या बोलेंगे? परागण को। ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। क्या होता है? स्वपरागण होता है और परपरागण होता है। वर्षा होने की स्थिति में एजेंट द्वारा पुष्पों पर परागकणों को लाने में कठिनाई होती है। जो वर्षा जब हो जाती है तो जो परागकण होता है ना, वो पुष्प तक लाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, जिससे परागण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। ठीक है, परागण जिससे परागण की क्रिया जो है संपन्न नहीं हो पाती। तो मतलब वर्षा अगर होती है तो पेड़ पौधों के लिए मतलब कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। परागकणों को परागकोश से परागकणों को निकाल कर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने में कठिनाइयां होती हैं। ठीक है, आप इस भाषा को अपने लैंग्वेज में सदा के लिखेंगे। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में उत्सर्जित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या विभिन्न मार्ग हैं? देखिए, ग्लूकोज के ऑक्सीजन से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग क्या है? पचे हुए भोज्य पदार्थ से, जो भोजन पचता है, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है ना। पचे हुए जो भोजन है ना, पचे हुए भोज्य पदार्थों से जो ऊर्जा का जो निकलता है ना, भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। मतलब जो भोजन खाते हैं उसमें जो ऑक्सीजन, जो हम रक्त जो हम लेते हैं, जो ब्लड में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो वो जो है ना ऑक्सीजन अंग तक पहुंचता है। तो हमको क्या होता है, ये होता क्या होता है, पचे हुए भोजन में पदार्थों से जो ऊर्जा निकलती है, जो हम भोजन खाए उससे ऊर्जा निकलती है, तो जो अणु है ना उसमें ऑक्सीजन के द्वारा होता है। जो अणु है बॉडी में उसी के द्वारा होता है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ सामान्य ग्लूकोज या कभी कभी वसा या विशिष्ट परिस्थितियों में एमिनो अम्ल का तथा कार्मिक ऑक्सीकरण विघटन या विखंडन किया जाता है। मतलब जो हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, वो जो है ना अणु ऑक्सीजन के द्वारा ही हमको ऊर्जा उत्पादन, ऑक्सीजन के द्वारा, किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। हम खा तो लेते हैं, अगर आप खा लेते हैं और आपको ऑक्सीजन अगर नहीं मिले तो आपको कोई फायदा नहीं, गोबर गणेश हो जाएंगे। तो खा रहे हैं ना, तो जो आपको एनर्जी मिल रहा है ना, वो ऑक्सीजन का कमाल है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ सामान्यतः ग्लूकोज या कभी कभी वसा या विशेष परिस्थिति में एमिनो अम्ल का कार्मिक ऑक्सीकरण विघटन या विखंडन किया जाता है।
जिससे इसके बंधन टूटते हैं और इसमें संचालित ऊर्जा मुक्त होती है ना। ये कैसे होता है, ग्लूकोज के क्रिया में ऐसा होता है, ठीक है। तो जब टूटता है, विखंडन होता है, तब वो विखंडन होने के बाद क्या होता है, हमको एनर्जी महसूस होता है। ये ग्लूकोज का काम है। पित्त क्या है, देखिए बाइल जिसको बोलते हैं बाइल। पित्त क्या है, बाइल, वो बैल मत समझना, बैल, बाइल बोल रहे, बाइल। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का द्रव्य, क्षारीय द्रव्य। कैसा द्रव्य है, देखो पॉइंट बनेगा। पित्त कैसा होता है, क्षारीय अम्लीय लवण। क्या होता है, पित्त जो है क्षारीय लवण, जो अमाशय से ग्रसनी में आए अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाता है ना। मतलब जो अमाशय में जो भोजन पचता है वो अम्लीय माध्यम में पचता है, इसे पता चल रहा है। अमाशय में भोजन किस माध्यम में पचता है, अम्लीय माध्यम में पचता है। और जब आता है इधर तो कायम की अम्लता को क्या करता है, नष्ट करता है, क्या करता है, क्षारीय करता है। कौन, पित्त, ताकि अग्नाशय रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। इसीलिए पित्त के लवणों की सहायता से भोजन की वसा का विखंडन होता है। पित्त के जो लवण होता है उनकी सहायता से भोजन के वसा का विखंडन या पायसीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। इस प्रकार पित्त पाचन में महत्वपूर्ण सहायता भी निभाता है। तो पित्त का कोई काम फालतू नहीं है, पाचन में भी मदद करता है। कैसे मदद करता है, तो अभी आपको पता चला कि वो क्या करता है, विखंडन करता है, पायसीकरण करता है ना, पायसीकरण करता है। वो वसा को तोड़ने में मदद करता है। तो जब वसा टूटेगा तो हमको एनर्जी उत्पन्न होगा। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता में क्या अंतर है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों में मूल लक्षणों का संचरण आनुवंशिक होता है। मतलब एक पिता है, यहाँ पे बेटा है, तो इसका लक्षण इस बेटे में चला जाएगा। तो बोला मूल लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों में मूल लक्षणों का संचरण जो है आनुवंशिकता कहलाता है। यह संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनके युग्मकों द्वारा होता है। कैसे द्वारा होता है, युग्मकों के द्वारा होता है। एक ही प्रकार के जनक से उत्पन्न विभिन्न संतानों में कुछ न कुछ भिन्न अंतर निश्चित रूप से पाया जाता है। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले इन्हीं स्तरों को विभिन्नता। तो यहाँ पे मतलब आनुवंशिकता का डेफिनेशन क्या हो गया कि अगर एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जीवों में जो मूल लक्षणों का स्थानांतरण हो जाता है उसको बोलते हैं आनुवंशिकता। और यह संतरण कैसे होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में युग्मकों के द्वारा होता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है जी कि अगर बाप कभी कभी गोरा है तो बेटा कभी कभी काला भी हो जाता है। एक ही प्रकार के जनक एक ही है, अब उससे जो संतान उत्पन्न हो रहा, संतान जो पैदा हो रहा, उसमें कुछ ना कुछ अंतर निश्चित रूप से पाया जाता है। ऐसे भी देखते हैं, ऐसा तो नहीं ना कि बाप के गाल में एक तिल है तो बेटा के गाल में भी एक तिल रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक, कभी कभी होता है, लेकिन ये कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ अंतर जरूर मिलेगा, है ना। तो ये जो अंतर पाए जा रहे जीवों में उसको क्या बोलेंगे, विभिन्नता। समझ में आ रहा, मतलब जो लक्षण अगर लक्षण अक्सर देखा जाता है सही हो, बाप ईमानदार तो बेटा भी ईमानदार ही निकलता है लगभग। अब वली के घर में शैतान पैदा हो जाए तो ये तो अलग एक्सेप्शन है, लेकिन बाप इंसान तो बेटा भी इंसान ही निकलता है, लक्षण मिलता है उसको, है ना। बाप चोरी करने वाला तो बेटा भी चोरी करने सीख लेगा। तो लक्षण ये क्या होता है, आनुवंशिक के कारण पहुंच जाता है, ठीक है, जीवों के कारण, क्या बोलते हैं, जीनों के कारण। लेकिन जो विभिन्नता है वो है तो एक ही संतान का औलाद, एक ही जनक से पैदा होने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ, अब आप ही देखें आपका भाई है, सब एक ही बाप के पैदा हुए भाई है, बहन है। तो कहीं ना कहीं अगर भाई का एक गाल में तिल है तो बहन के गाल में तिल नहीं होगा, है ना। किसी का गर्दन में तिल होगा, किसी का हाथ में तिल होगा, तो देखो कुछ डिफरेंट हो रहा है। किसी का नाक पतला होगा, किसी का नाक मोटा होगा भैंस की तरह, है ना, हो सकता है। किसी का बाल छोटा, किसी का बाल बड़ा होगा, ये भी तो ये क्या हो रहा, यही तो विभिन्नता है। मेरा समझाने का मकसद ये है ना। कोई मोटा भी होगा, कोई मोटी भी होगी, कोई मोटा, इस तरह से, है ना। किसी का कद छोटा होगा, कोई नाटा होगा, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधों से कहाँ से प्राप्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जमीन होगा, सॉरी जमीन नहीं, जमीन होगा, जमीन से जल द्वारा अवशोषित जल सामग्री, है ना, के रूप में प्राप्त करते हैं। यानी कि जल कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं, जमीन से, जड़ के द्वारा। और सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री का पौधों से, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। जमीन से जड़ के द्वारा क्या करते हैं, कच्ची सामग्री को प्राप्त करते हैं। सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि पत्ती के द्वारा क्या होता है, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यही है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री
पौधे द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, थोड़ा सा खा लिया हूँ इसीलिए निकल रहा। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको 9 सवाल बताया हूँ, सॉरी। इसके बाद और जो सवाल मैं बनाऊंगा, ठीक है, और बहुत जल्दी मैं डेली आपको जो, अच्छा मैं तो पहले आप तो मुझे ये कमेंट करो, जितना मैं केसिंग दिया हूँ क्या आप याद कर रहे हैं पक्का से? अगर पक्का याद करें तो नीचे कमेंट करो, पक्का लिख के कमेंट करो, यस सर पक्का मैं याद कर रहा हूँ, तभी मैं समझूंगा। फालतू में कमेंट मत करना, रियल वाला। ओके डैट्स ऑल। मजा आए तो लाइक तो पक्का से क्या करो, एकदम लाइक करो। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करो। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।